जी अजीज़ों नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। यार छोटा सा एक ग्लिच हो गया। ग्लिच ये हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और साउथ अमेरिका के अंदर भी। मेरे से ग्लिच ये हो गया कि मैंने एक वीडियो बनाई है थोड़ी देर पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की है और उसकी क्वालिटी इतनी गंदी आई है, वीडियो क्वालिटी, कि मैं वो आपके साथ अब शेयर करूं तो आप लोग भी तो मूडी लोग हैं, आप कहेंगे कि यार ये क्या, नज़र नहीं आ रहा। तो उसका मैंने हल ये सोचा है कि ट्रैवल तो मैं कर ही रहा हूँ, तो जो मैं साथ साथ वीडियोस बना रहा हूँ अपने ट्रैवल की, वो आपके साथ शेयर करूं और उसके साथ साथ मैं उन वीडियोस के साथ जो मैंने वीडियो बना ली है उसकी ऑडियो आपके साथ शेयर कर दूं। एनीवे बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन ख़बरें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि वो मिस की नहीं जा सकती, लेकिन ग्रेविटी उनकी शायद जो है वो हज़म करने में आसानी हो जाए, कि जिस तरह मैं ज़ाहिर बात है आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा अपने ट्रैवल की, तो शायद आपको हज़म करने में आसानी हो जाए। एनीवे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। इन द मीन टाइम मैं जिधर बैठा हूँ वो व्यू भी आपको दिखाना चाहता हूँ और वीडियो शुरू हो रही है। यहाँ से मेरी ऑडियो ओवरलैप शुरू हो रहा है। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 16 अगस्त 2026 है। मेरे पास जो खबरें हैं आज वो बहुत से बड़े लोगों को हिला के रख देंगी। मेरी जो खबरें होती हैं वो चंद मखसूस पावर कॉरिडोर्स में सबसे पहले उन लोगों को हिलाती हैं जिनको लगता है कि उनको कोई हिला नहीं सकता। और खबरें तो मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आपको पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र है? ये बार-बार सवाल मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपको पाकिस्तानी होने पे फख्र है या एक कोई अल्टरनेटिव आइडेंटिटी की तलाश के अंदर हैं या कन्फ्यूज़ हैं? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर मैं इस वक़्त ट्रैवल कर रहा हूँ, यूके से बाहर, यूरोप के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर, जहाँ भी आप जाओ, जहाँ पे भी जो इस वक़्त लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, दे आर नॉट रियली प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी। देयर हेरिटेज माइट बी, बट नॉट आइडेंटिटी। उनको अपने शुरू के ज़माने याद हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम भी फ़ौजी के तौर के ऊपर पाकिस्तानी होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, लेकिन अब तो फ़ौज की भी जिस तरह बेइज्जती हो रही है और जिस तरह लान-तान पड़ रही है, वो लान-तान इस बात को वाज़ेह करती है कि अब तो पाकिस्तानी होना तो हमेशा से अक्सर औक़ात मैं सुना करता था जब मैं, और मुझे बड़ा गुस्सा आता था। जब मैं कराची में था, मुझे याद है, और कुछ लोग बाहर से आते थे, मिलते थे, बहुत बड़े-बड़े कुछ जनरल साहिबान हैं, एक उसके छोटे भाई की शादी के ऊपर मैं गया, उसके कुछ दोस्त आए हुए थे बाहर से। उन्होंने पूछा कि यार हम पाकिस्तान से बाहर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मुशर्रफ का दौर था और बड़ा पावरफुल दौर था। उस दौर के अंदर भी लोग आए और ये वो दौर था जिसमें अख्तर मेंगल साहब ने हाल ही में कहा, हाँ ये इशू ज़रूर था कि फ़ौजियों को वर्दी पहन के दफ्तर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और बाद में अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि हम ही ने फौजियों की वर्दियां धोई, उनकी कालिक अपने मुंह के ऊपर मली और दोबारा से इस्त्री करके उनको वर्दी पहनाई। आज उससे भी 100 गुना ज्यादा बुरा हाल है। और उस वक्त वो बंदा जो कराची के अंदर था, उसने कहा कि यार हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो कोई हमसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, यूजुअली लोग कहते थे कि वी आर फ्रॉम इंडिया। मैं माजरत के साथ, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान का लोग नाम नहीं लेते थे और बड़ा शदीद गुस्सा चढ़ता था मुझे कि क्यों नहीं लेते। मैं यूके में एज अ कैप्टन, यंग कैप्टन आया, 2004 की बात है, और 2004 के अंदर लोग अक्सर औकात में देखता था कि पाकिस्तान का रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पाकिस्तानी खाने, उसके बाहर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था। मैं कहता था यार ये क्या बकवास है यार, दीज ब्लडी पीपल आर नॉट प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, देयर नेशनैलिटी। उसके बाद वो कराची वाले साहब आए, वो भी यही कहते थे कि यार वी डू नॉट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज पाकिस्तानी आउटसाइड। कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, वी विल से वी आर फ्रॉम कराची। व्हाट इज कराची, सम प्रिंसली स्टेट? कहते वो, अच्छा बाद में जिन जनरल साहब से बात करते हैं, क्या ऐसे मारता साला, ये बोलता है कि हम इंडियन है।
कराची वालों को आप हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, तो अगर वो हिंदुस्तानी अपने आप को कह रहा है तो खैर क्या गलत कह रहा है, लेकिन लोग अपने आप को आइडेंटिफाई एज़ अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर दूसरी नेशनैलिटीज़ के आगे करवाने में शर्म महसूस करते थे। मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ। आज वही हाल है 100%, बल्कि उससे ज़्यादा, 200-300% ऊपर। और हैरानगी की बात होती है, और मुझे तो कभी भी इस किस्म का कभी कोई इश्यू सिरे से हुआ ही नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूरोप में और साउथ अमेरिका के अंदर जब फिर रहा हूँ, तो मुझे देख के लगता है, जब मैं लोग मुझसे पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है और ये गोरे-शोरे जो होते हैं इनसे, तो मैं बताता तो हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ। लेकिन अगर वो वाक़ई पाकिस्तान को जानता है ना, तो फनी लुक्स देते हैं आगे से। यूके के अंदर भी और स्कॉटलैंड के अंदर भी और आयरलैंड के अंदर भी मैंने देखा, मैंने स्पेन के अंदर यही देखा है, मैंने फ्रांस में भी यही देखा है, जर्मनी के अंदर भी यही देखा है, ठीक है? और हैरानी की बात है कि जिन मुल्कों में आप सोच भी नहीं सकते, वेनेज़ुएला, वहाँ पे भी मैंने ये देखा। वेनेज़ुएलियन जो है जो जानते हैं ना, हिस्ट्री जानते हैं, पढ़े-लिखे लोगों से जब मिलते हैं, तो वो देखिए ये फनी लुक्स यार। एक किसी मुल्क का इंप्रेशन खराब हो जाता है और हम हमेशा से इसको ब्लेम करते थे इंडिया के ऊपर। लेकिन इस वक़्त तो इंप्रेशन जो पाकिस्तान के अंदर खराब हुआ है, वो पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है। फ़ौज से याद आया, कल मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने अभी अनलिस्ट कर दी है। सेक्टर कमांडर सिंध के ऊपर मैंने वीलॉग किया था। मैंने जो तस्वीरें दिखाई ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की, वो अहमद अली मदनी 92nd लॉन्ग कोर्स से है। एक क्लैरिफिकेशन है फ़ौजियों के लिए। 101 वाले मदनी की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, और वो उनके करतूत मैंने बताए हैं और जो डिटेल्स बताई हैं, वो 100% नए सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध की हैं। तमाम तर तफसीलात दुरुस्त हैं। तस्वीर क्योंकि 2 ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी हैं, एक ही नाम के, एक 92nd लॉन्ग कोर्स का टगा, जो मैंने आपको कल तस्वीर दिखाई थी, और एक 101 लॉन्ग कोर्स का ओवर स्मार्ट सी से एक लफ्ज़ बनता है, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता यहाँ पे, जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अस्कर ये टला जड़ा है जी, 4 to 8। तो मैं ये थोड़ी मैसेजिंग स्ट्रेटेजिक किस्म की कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको शायद लग रहा हो कि सानू पता नहीं है, सानू पता ऐसी की कर रहे हैं, तुसी अपनी फिक्र करो, छोड़ना हमने आपको नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, मुझे आप बताइएगा ज़रूर। लोग कहते हैं कि ओए ये फलाना, ये एजेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ। एक चीज़ होती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो कि सियासतदान नहीं है। सोल्जर स्पीक्स है ना, तो सोल्जर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अपने सोल्जर्स भी पाकिस्तान से बाहर आके अपने आप को पाकिस्तानी कहने के अंदर शर्म महसूस करते हैं। अपने सर्कल से बाहर वर्दी पहनी हुई है तो फिर तो हो नहीं सकता। हाँ, फौजी सर्कल्स के अंदर बताते हैं बड़ा प्राउडली पाकिस्तानी, अब हमारा मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। कहते हैं मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। अब ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके बारे में और इमरान खान के बारे में जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, आसिम मुनीर की, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें अ, यहाँ पे जो हालात हैं ओवरऑल, उसके अंदर एक रस्साकशी चल रही है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। आसिम मुनीर की कमज़ोरियाँ हैं सियासी सतह के ऊपर। एक तो उसका ज़ाती जो उसकी लाइकिंग है या इश्क-मशूक की है मरियम के लिए, वो भी इश्यू है। लेकिन उसके साथ-साथ फ़ौज के अंदर से इंटरनल इसका अपना ग्रुप जो है वो इसको प्रेशराइज़ कर रहा है कि यार टेक ओवर करने के लिए इफेक्टिवली यू हैव टू बी यूनिफॉर्म्ड प्रेसिडेंट। ये यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट बनने वाला जो फितूर है ना, और दूसरी तरफ एक फितूर चल रहा है कि ये कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। यार इस तरह का जो भी आर्मी चीफ आता है, उसके लिए मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बन गया है। क्या बाजवे के लिए आप देखो, जिस किस्म की मैसिव कैंपेनिंग 6 साल की गई आईएसपीआर की तरफ से, और ये जो लोटे फिर रहे होते हैं उनकी तरफ से, और उसके बाद जो उसकी हकीकत सामने आई, आज वही फौज तमाम का तमाम कसूरवार जो है वो बाजवे को ही ठहरा रही है। ओवरऑल उसी को ठहरा रही है, ठीक है? उसके बाद जो
पीटीआई के अपने अंदर जो इस वक़्त प्लान बन रहा है नए प्रोविंसेस का, जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान या गोबर खान, मुझे तो आप जो मर्ज़ी पैगाम भिजवाओ, हमारी इत्तलात ये है कि जो नए सूबों का जो ये मंसूबा है, उसमें बैरिस्टर गोबर खान जो है, वो नए सूबों के मंसूबे को सपोर्ट करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी डिवीज़न होगी और वो पीटीआई की सियासत को ख़त्म कर देगी। ये भी मैं आपको बता दूँ जो हमारी इत्तलात हैं। और इस वक़्त गौहर खान और उसकी जो ये पूरी पार्टी है, जो यहाँ पे बैठी हुई है खामोशी के साथ, जिनके नाम मैं बार-बार ले चुका हूँ, ये पीटीआई को मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्ट्रॉय कर देगी। और इमरान खान से मुतल्लिक क्या बात है, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ सबसे आखिर में। मैं आपको इस वक़्त कन्फ़र्म बातचीत सारी बताना चाहता हूँ। मैं दरमियान में आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त जो आईएसआई के अंदर अंदरूनी जो सियासत चल रही है, उसमें डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर ने जो नया ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी आया है, उसको कहा है सिंध में कि जो पिछला जा रहा है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, उसकी करप्शन की तमाम तर फाइलें मुझे दो। हालांकि डर्टी हैरी खुद बेताशा करप्ट है, लेकिन दोनों मुखालिफ ग्रुपों में ये बात जहन के अंदर रखिएगा। एजाज अब्बासी डीजीआई ग्रुप का है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ग्रुप का है, और डर्टी हैरी जो है ये इसका अपना ही ग्रुप है, रामकारी का। सारे ये रामकारी वाला ग्रुप है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो ओवरऑल हालात हैं इस वक्त। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो इस वक्त नए सूबों का प्रपोजल है, 33 नए सूबे ये बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को 33 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। और ये बेसिकली आसिम मुनीर को लगता है कि इसी तरह ये इस वक्त मौजूदा जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत है इसकी सदारत के अंदर, और नवाज लीग में सिर्फ नवाज शरीफ की मुखालफत है, इनको तोड़ने के लिए, इनकी ताकत को तोड़ने के लिए छोटे सूबे जो है वो बनाने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये फ़ौज के अंदर समझा जा रहा है और अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है जी। ये इस वक़्त ओवरऑल हालात हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था जो आउटगोइंग इनके अंदर खाते तो इतने करप्शन के जो खाते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। आउटगोइंग सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी के बारे में बताया था कि पिंकी का केस आपको याद है कि पिंकी को ये छुड़वा के जाएगा। पिंकी के केसेस खत्म हो रहे नहीं हो रहे, हो रहा नहीं खत्म। यहाँ पे यहाँ मुसरत लाली जैसे जजेस बैठे हुए हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे हर तो नीचे लेवल के ऊपर तो कोई सिरे से कहानी है ही नहीं ना, अगर आप बात करें। आसिम मुनीर ने लेकिन बहरहाल आपको जो एक इंटरनली डायनामिक्स चल रही है उसमें कहा है कि मुझे बताओ, लोगों को बताओ ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी है। यजीद कह रहा है कि मैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हूँ। लेकिन आसिम मुनीर का इशू ये है कि अवाम की तरफ से उसको नंगी गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि फौज की करप्शन जो है वो एक्सपोज हो रही है। और ये मैंने आपको 2-3 बातें जो बताई हैं करप्शन की, छोटी छोटी टिप ऑफ द आइसबर्ग, अरबपति ये सारे बन रहे हैं, अरबों की करप्शन कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने ऑर्डर दिया है, 2-3 ऑर्डर दिए हैं। एक तो उसने कहा है कि फौज के अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर, जो भी अफसर हल्का सा भी करप्शन में इन्वॉल्व है उसको फौज से वीड आउट करो, फारिग करो। क्योंकि आसिम मुनीर को लगता है कि करप्ट फौजी अफसरान जो हैं वो उसका सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वाला जो इमेज है वो खराब कर रहे हैं, और जो करप्ट जर्नैल हैं वो उसका इमेज खराब कर रहे हैं। आसिम मुनीर का ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन वो खुद कर सकता है और किसी को नहीं करनी चाहिए, और जो फौज करप्शन कर रही है वो आसिम मुनीर का इमेज खराब कर रही है। ये आसिम मुनीर को जो है ओवरऑल इस वक्त लगता है। इमरान खान के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मक्का अलायंस के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब चाहता ये है कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर इंटैक्ट रखे, उसी तरह चलता रहा इन्फ्लुएंस अमेरिका का जिस तरह मौजूद है। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर जो ओवरऑल हालात हैं उसके अंदर सऊदी अरब के जो ओवरऑल डायरेक्शन है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, वो अमेरिका की मर्जी से ही चल रही है, अमेरिका की ही मर्जी से चलती रहेगी। इसमें जो है वो कोई चेंज पॉलिसी में नहीं। तो फिर ये मक्का अलायंस जो है और ये जो मुस्लिम नेटो है, ये क्या है? इंटरेस्टिंग बातचीत है, गौर से सुनिएगा। मगर सदर ट्रंप के होते हुए जो बिल अमेरिका दे रहा है सऊदी अरब को, सऊदी अरब के दिफा के लिए या मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट के अंदर उसके इन्फ्लुएंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। सऊदीया को भी आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ रहा है।
तो सऊदीया वो बिल अमेरिका के फौजियों का कम करना चाहता है और चौकीदारे के ऊपर पाकिस्तानियों को रखना चाहता है, जो कि सस्ता आधी कीमत से भी कम के अंदर पड़ते हैं और खुशी से कहा के काम करते हैं। ठीक है जी, अमरीकियों का रोल है बहुत, अमरीकियों का इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विसेज, फिजिकल सर्विसेज हैं, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैन पावर सर्विसेज की बात हो रही है, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी फिर किस तरह रिप्लेस होगी? अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो जो है, असल तो बिल उसका आ रहा है जो कि इस दफा तबाह हुई है। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने का सस्ता ऑप्शन तुर्की है, तुर्किश टेक्नोलॉजी है। इसलिए तुर्किश टेक्नोलॉजी जो है उसको लाया जा रहा है और पाकिस्तानी मैन पावर को लाया जा रहा है। ये टोटल क्रक्स है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का। आसिम मुनीर मिस्त्री के वेस्ट एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल सीन के अंदर जो है वो इस वक्त कंफर्म जो प्लान्स बनाए गए हैं और जो दिए गए हैं ग्राउंड के ऊपर, वो ये है कि आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री जो है वो ईरान के साथ वही करना चाह रहा है जो वो अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, और ये उसी तरफ मामलात को लेके जा रहा है। इसीलिए आईएसआई के अंदर से ये आवाजें उठाई जा रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत है, इंसर्जेंसी है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहे हैं जनाब बाकायदा तौर के ऊपर ईरानियन। ये बात जरा जहन के अंदर क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट है, इसको एक सुन्नी इत्तेहाद के तौर के ऊपर जो है वो ईरान के इन्फ्लुएंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ईरान का शिया इन्फ्लुएंस है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और पाकिस्तान की मुल्ला क्रैसी को भी एक वादा आसिम मुनीर की तरफ से किया जा रहा है, सुन्नी मुल्ला क्रैसी को। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ट्रंप के साथ भी वादा किया है आसिम मुनीर ने कि आप मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं ईरान का जितना भी इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको आहिस्ता आहिस्ता तबाह करूंगा। लेकिन ये वादा आसिम मुनीर पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ये कैपेबिलिटी नहीं है आसिम मुनीर के पास, तुर्की के ऑन बोर्ड हुए बगैर। और तुर्की का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है तुर्की का कि जनाब नेटो और यूरोपियन यूनियन उनको वो नहीं दे रही जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस तरफ आके अपना माल बेच के, क्योंकि यूएस क्लियरेंस है, सैंक्शन नहीं लग सकती, यूएस टेक्नोलॉजी की बेस है टर्किश टेक्नोलॉजी की, उनको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं असला बेचने के लिए, वो सऊदी अरब को बेचने के लिए मिल जाते हैं, तो सऊदी अरब को वो वेपन्स बेच के उधर से पैसा उठा के तुर्की ग्रो करना चाहता है। ये तुर्की का प्लान है। सऊदी अरब को प्रोटेक्शन ईरान से चाहिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और अंदर अंदरूनी कोई बगावत ना हो उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इस गेम के अंदर जाहिर बात है चौकीदारे के लिए जो मर्सनरी सर्विसेज चाहिए वो पाकिस्तान की चाहिए, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस सारे खेल में विनर कौन है? तुर्की, सऊदी अरब या अमेरिका? क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी टर्किश टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है और अल्टीमेटली अमेरिकन इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम खर्चे के ऊपर मेंटेन रहेगा। ट्रंप वैसे भी इस रीजन से या ओवरऑल दुनिया से अपनी फोर्सेस का फुटप्रिंट कम करके, बूट्स ऑन ग्राउंड कम करके इन्फ्लुएंस फिर भी मेंटेन रखना चाहता है। तो ये फुल फ्लेज अमेरिका की जीत ही होगी अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो यूएस ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अब मारे जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल फॉल बैक बहुत सख्त होता है अमेरिका के अंदर। तो अब वो चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस भी रहे, लेकिन आउटसोर्स इन्फ्लुएंस करना है तो हु बेटर टू आउटसोर्स द इन्फ्लुएंस इन मैन पावर थ्रू जो इनके गुलाम जर्नैल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बंदे प्रोवाइड करें, वो फौजी प्रोवाइड करें डॉलर के लिए। डॉलर दे सऊदी अरब, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ठीक है, तुर्की जो है वो, तुर्की भी विन विन सिचुएशन है उनके लिए भी, और टर्की के थ्रू जो वेपनरी बेचनी है वो उनके थ्रू बेची जाए, तो सब के सब तुर्की भी विनर है यहाँ पे, सऊदी अरब भी विनर ही है क्योंकि उसका बिल कम हो रहा है जो अमेरिका को देता है। तुर्क से हथियार खरीद के वो भी इनको सस्ते पड़ते हैं, आधी कीमत पे पड़ते हैं। पाकिस्तानी एक क्वार्टर से भी कम के अंदर पड़ेगा फौजी उनको, अमेरिकी फौजी के मुकाबले में। लेकिन फिर पाकिस्तान की क्या जीत है यहाँ पे? पाकिस्तान को तो सिर्फ और सिर्फ जो है रीजनल इंस्टेबिलिटी मिलेगी। ईरान से ये पंगा ले रहे हैं, अफगानिस्तान से पहले पंगा ले चुके हैं, जाहिर बात है हिंदुस्तान से भी इनके झगड़े चल रहे हैं। हिंदुस्तान के भी डीजीएमओ को सर सर करके, कभी नहीं डीजीएमओ बात करता, सर सर करके पाकिस्तान का डीजीएमओ भी बात करता है। तो जाहिर बात है कि मसला तो पाकिस्तान के लिए पड़ेगा इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर, ठीक है।
पाकिस्तान सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करेगा और इसी वजह से एजुटेंट जनरल ब्रांच ने नई इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं सोल्जर्स और ऑफिसर्स के लिए कि कोई भी मेडिकल कंडीशन किसी भी सोल्जर ऑफिसर की है तो मेडिकल बोर्ड उसका करो और उसको रिटायर कर दो और नई रिक्रूटमेंट जो है फौरी तौर के ऊपर शुरू की जाए क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो है वो हमने लोगों को भेजना है और ज्यादातर सुन्नियों को रिक्रूट किया जाए क्योंकि सऊदी अरब शिया को लेता नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज उसके बावजूद करप्शन है टॉप ब्रास के अंदर क्योंकि करप्ट जर्नैल जो है वो और करप्ट फौज आसिम मुनीर मिस्त्री का नाम बदनाम है तो आसिम मुनीर मिस्त्री चाहता है कि इनसे जान छुड़ाई जाए लेकिन जान छुड़ाना मुमकिन ही नहीं है। कोर कमांडर से लेके नीचे सेक्टर कमांडर तक और नीचे ओसीज तक सारे के सारे जो हैं ये पूरा सिस्टम ही करप्ट अफसरान के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर अफसरान ने अपनी करप्शन छोड़ दी और बाय द बुक काम करने लग गए तो आसिम मुनीर के तो ऑर्डर बाय द बुक कोई है ही नहीं, कानून के मुताबिक है ही नहीं, इसे सुनेंगे ही नहीं तो ये मामला चलेगा किस तरह भाई? क्या समझा हुआ है आपने? मैं जरा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज मैंने एक ही वीलॉग करना है, चाह रहा हूँ सारी चीजें करके आपको बता दूं, आगे आपकी मर्जी, आप उस पर क्या अमल करना चाहते हैं क्या अमल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं कंफर्म ये सारी की सारी बातें बताना चाहता हूँ। फौज के अपने अंदर जो हालात हैं उसके अंदर डीजी DGCISI डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज, इनके बैरून मुल्क लंदन में बैठे हुए अजीज के बेटे, मिसाल दे रहा हूँ आपको, दुबई में बैठा हुआ है डर्टी हैरी का बेटा, अन्नेवा इल्जामात हैं अरबों के करप्शन के, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की करप्शन के इल्जामात हैं इनके ऊपर और ये इसके टॉप राइट और लेफ्ट हैंड्स, मैं कहना नहीं चाहता कोई और लफ्ज, लेकिन ये इनके हैं और ये चाह रहे हैं कि जी फौज करप्शन कैसे खत्म। कोर कमांडर मैंने आपको बताया बेतहाशा करप्ट हैं और नेचुरली जाहिर बात है पानी ऊपर से नीचे आता है, जब ऊपर वाले करप्ट हैं तो नीचे वाले भी सारे के सारे करप्ट होंगे ही होंगे। एंड देन इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आ जाए। देखो ये 28वीं 29वीं तरमीम करके खुद सदर बनना चाहता है, पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो कहते सूबे तोड़ो, पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ दो। नून लीग उसने काबू की हुई है, मशूक भी काबू की हुई है, चाचू भी काबू किया हुआ है, लेकिन बाप काबू नहीं आ रहा नवाज शरीफ, तो सूबा तोड़ो, इनको काबू कर लो। बलूचिस्तान सिक्योरिटी इशू है, खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी इशू है, पीटीआई को साथ शामिल कर लिया, गौहर खान इंटायर पार्टी, उनके जरिए कहते हैं जी मामला कंट्रोल कर लो। ठीक है, अब इमरान खान का क्या बनेगा? इमरान खान के बारे में जानबूझ के मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, पहले जो कि समझे जाते हैं इनकलाबी सहाफ़ी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, कि इमरान खान का रेशा है हाथ के अंदर, इमरान खान जो है वो मर गया है, इमरान खान जिंदा ही नहीं है, जहन साजी अवाम की जा रही है कि आप मेंटली एक्सेप्ट कर लो कि वो मर गया या वो इनकेपेसिटेट हो गया, वो इस काबिल नहीं रहा। आहिस्ता 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 जहन साजी की जा रही है ताकि उम्मीद आपकी खत्म कर दी जाए। जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि यार क्या करें अब। और ये पहली बात के ऊपर वापस आ जाए कि क्या, फिर सवाल है जाते जाते मेरा आपसे कि क्या आपको पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र है इन हालात के अंदर? अब मुझे सवाल का जवाब दे दें, कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होती है बहुत जल्दी आपसे। खुदा हाफिज़।